Hello students, welcome to the class. This is your first class of chemistry in class 10th, and let us now get introduced to the syllabus. So today we are going to start science for class 10th. This is chemistry, and the reference book which we are using is Lakhmir Singh and Manjeet Kaur, because this is the most common reference books. Many students may be using some other writers, but this particular book of Lakhmir Singh Manjeet Kaur of S. Chand is the most prominent one. So we have used this book. We have also produced content for NCERT, so students can see content of NCERT also, as well as the content of S. Chand. And if somebody is using some other writer, no issues. You are still free to ask question from them. इसी को हिंदी में रिपीट कर रहे हैं कि बच्चों आज हम लोग 10th CBSE आज से स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री. ये आपके 10th CBSE केमिस्ट्री है और आज हम लोग पहली चैप्टर का पहला क्लास करेंगे. ये किताब जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो रेफरेंस बुक है एस चांद की, लखमीर सिंह, मंजीत कौर की. इसके अलावा NCERT एक्सप्लेनेशन सीरीज़ भी हमारा है. ये तो एस चांद का एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है जो कि ये रेफरेंस बुक है, और हम लोग NCERT का हमारा अलग सीरीज़ है NCERT एक्सप्लेनेशन सीरीज़, आप उसको भी देख सकते हैं. और एस चांद यूज़ करने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये कि सबसे कॉमन बुक यही है. तो जो बच्चे कोई और राइटर का यूज़ कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, बच्चे सभी बुक में एक ही चीज़ दिया रहता है, आप उससे भी रेफ़र कर सकते हैं. कहीं कोई परेशानी हो तो आप हम लोग से पूछ सकते हैं. सो अब हम लोग सिलेबस को जानेंगे. हमारे यहाँ इस साल फर्स्ट टर्म में चैप्टर्स हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिससे अभी हम लोग पढ़ेंगे. नंबर 2 चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. तीसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल. ये फर्स्ट टर्म था. सेकेंड टर्म में है कार्बोनेट्स कंपाउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेशन का हमारा. और 5वां चैप्टर है पीरियोडिक टेबल. तो ऑल टुगेदर हम लोग को 5 चैप्टर इस पूरे साल करना है. 3 चैप्टर अभी करना है बिफोर सितंबर एग्ज़ाम, और बाकी का हम लोगों को करना है मार्च के पहले. वो हम लोग आराम से नवंबर तक कंप्लीट कर लेंगे. तो ये हमने आपको बता दिया कि स्कूल का रूटीन क्या होगा पढ़ाई का, हम लोग उसके पहले ही कंप्लीट कर लेंगे. तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो लेट अस गो टू द चैप्टर फर्स्ट पेज. सो दिस इज चैप्टर नंबर 1. द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. हम आज सबसे पहले इसी चैप्टर को जानेंगे. तो सबसे पहले हम लोग व्हाट इज केमिकल रिएक्शन ये समझ लें, उसके बाद इक्वेशन. एक्चुअली आपको हेडिंग से समझ में आ गया होगा. इस चैप्टर में हमें 2 पार्ट्स पढ़ने हैं. एक पढ़ना है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन और दूसरा हमें पढ़ना है केमिकल इक्वेशंस. तो पहले इस चैप्टर का लगभग हाफ से भी ज़्यादा पोर्शन केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर बेस्ड है. तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस से. तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, तो बड़ा अच्छे से डिफिनीशन आपके बुक में दिया हुआ है. केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. हिंदी में इसको समझें. केमिकल रिएक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जहां 2 या 2 से अधिक केमिकल्स मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल नई होती है. तो सिंपल भाषा में केमिकल रिएक्शन से पुरानी चीज़ों से मिलाकर नई चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं. ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो हम लोग बाद में कर लेंगे. हम लोग बनाते हैं H2O. सो दिस इज केमिकल रिएक्शन. ये मेरा ऑब्जेक्टिव अभी आपको सिर्फ ये समझाना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है. तो ये एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 बिल्कुल अलग एलिमेंट्स हैं, 2 बिल्कुल अलग सब्सटेंसेस हैं. तो हमने 2 सब्सटेंसेस जो कि दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों को मिलाकर एक तीसरा सब्सटेंस बना दिया जो कि न्यू सब्सटेंस है जिसकी प्रॉपर्टी न्यू है. यानी कि hydrogen and oxygen combines together to form H2O, which is water. Now water is very much different from hydrogen. It has a new properties which is unique, which is different from hydrogen and oxygen. वाटर जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना जरूर है पर वो बिल्कुल नया सब्सटेंस है, उसके बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज हैं और उसका जिनसे वो बना है उनसे कोई लेना देना नहीं है. आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए ना. हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है. ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ इन्फ्लेमेशन है. हाइड्रोजन जलने वाला है, ऑक्सीजन जलने में मदद करने वाला है. इन दोनों से मिलकर बना वाटर आग बुझाने वाला है. आपको समझ में आ गया कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन. तो ये लाइन मेरे ख्याल अभी सबको क्लियर हो गया होगा
Chemical reaction means the process where two or more than two substance combine together to form a new substance with the new properties, where the property of the new substance may be entirely different from the material from which they are made. तो ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। दो से अधिक चीजों को मिलाकर नया सब्सटेंस बनेगा, उस पूरे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और इसमें एक बात और समझ लीजिए, जिनको रिएक्शन में यूज किया जाता है वो रिएक्टेंट हैं, और जो नया सब्सटेंस बन के तैयार होता है वो प्रोडक्ट है। तो ये लाइन भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस में, ये सेंटेंस पहले ही, ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो चुका था कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ओल्ड सब्सटेंस मिलकर न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। तो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज रिएक्टेंट। तो इस एग्जांपल में हाइड्रोजन ऑक्सीडेंट जो है रिएक्टेंट है, एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विद द न्यू प्रॉपर्टीज आर नोन एज प्रोडक्ट। तो ये वाटर प्रोडक्ट है। तो यहां तक दोबारा क्लियर हो गया होगा, हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। केमिकल रिएक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पर दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी जिनसे वो बना है उनसे अलग होती है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट हैं, और जो नया सब्सटेंस बनता है वो प्रोडक्ट है। रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया हो। अब रिएक्शन के बारे में एक बार और जान लीजिए कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक बात याद रखेंगे, केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। तो ये लाइन आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक करके कुछ न्यू अरेंजमेंट्स तैयार कर लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स। ये लाइन आपको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। दिस वन, लेट्स कम बैक, है ना। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स between the atoms of reacting substance and then making new chemical bonds between the arranged atoms of new substance. So during chemical reaction atom of one element do not change into another element, they just rearrange. ये लाइन अपने आप में आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, यानी कि ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करके नए बॉन्ड्स बनते हैं, न्यू अरेंजमेंट्स होते हैं, लेकिन कभी भी उनके अंदर जो है एटम्स का एक्सचेंज, मतलब एटम एक्सचेंज नहीं होता है, खाली जो है उनके बीच में रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो रहा है, और कोई भी नया काम नहीं हो रहा है। अब सवाल उठता है कि केमिकल रिएक्शंस होते ही क्यों हैं। तो बस सीधी सी बात है, इस पैराग्राफ में केमिकल रिएक्शन होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। आपको पता है हमारे पीरियोडिक टेबल में सभी के सभी एलिमेंट्स को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, या हमारे जितना भी केमिस्ट्री है हमने पढ़ा है कि मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं, सबको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। सब अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, सब स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन ऐसा सौभाग्य बहुत कम को मौजूद है जो ओरिजिन से स्टेबल है। नोबल गैसेस बहुत कम हैं। तो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसी तरह से रीअरेंजमेंट करते रहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स का, अपने एटम्स का, ताकि उनको स्टेबिलिटी मिल जाए। तो 100 बात की एक बात, दो सवाल हमने यहाँ पे क्लियर किए हैं। आगे बढ़ने से पहले कोई पूछे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच old substance combine together to form a new substance with the new properties. During chemical reaction there is a rearrangement of atoms, and chemical reactions occur so that stability is achieved. हिंदी में केमिकल रिएक्शन होने का कारण है कि केमिकल जो एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल हो सकें। अब केमिकल रिएक्शन का एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया है। मैग्नीशियम का रिबन ले लेंगे, उसको ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो वो जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, वाइट पाउडर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मैग्नीशियम का रिबन को ऑक्सीजन के संपर्क में लाकर, यानी कि हवा में लाकर गर्म करेंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड छोड़ेगा, और साथ में जो छोड़ेगा डैजलिंग वाइट फ्लेम, जो कि छुरछुरी में जिस तरह से निकलते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया ना। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्शन करा करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि मैग्नीशियम को स्टेबिलिटी चाहिए, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्सीजन क्यों मैग्नीशियम में से रिएक्ट किया, क्योंकि इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। दोनों रिएक्ट करके क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ये स्टेबल है। तो कह सकते हैं अनस्टेबल एटम्स, अनस्टेबल सब्सटेंस अंडरगोस केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ स्टेबल सब्सटेंस।
अनस्टेबल वस्तुएं रिएक्शन करती हैं और अपना स्टेबल सब्सटेंस बनाती हैं, तो केमिकल रिएक्शंस इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का रिबन है, ये लैब में एक्सपेरिमेंट आपको कराया जाएगा, जहाँ आपको एक रिबन मिलता है, उस रिबन को हम लोग फिर सैंड पेपर से रब करते हैं क्योंकि ये कोटेड रहता है, उसके बाद उसको हम लोग हीट करते हैं तो उसमें से डैजलिंग यानी रंग बिरंग के रंग निकलते हैं, फुहारे निकलते हैं फुलझड़ी जैसा, और वाइट कलर का नीचे में पाउडर बन जाता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। यहाँ द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर इज टू फॉर्म मैग्नीशियम इज एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इसी को कहते हैं। तो रिएक्शन करने में रिएक्टेंट कौन था? मैग्नीशियम ऑक्सीजन। प्रोडक्ट कौन था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों हुआ रिएक्शन? स्टेबिलिटी के लिए। किसको स्टेबिलिटी चाहिए था? मैग्नीशियम ऑक्सीजन को। और स्टेबल कंपाउंड क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मैग्नीशियम रिएक्ट जो है रिबन विच इज यूजुअली एज अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट सरफेस, मैग्नीशियम ऑक्साइड लगा रहता है, बन जाता है मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर। तो बिफोर बर्निंग इन द एयर, जो भी आपको हम समझा रहे थे, इसे क्लीन किया जाता है, इसे सैंड पेपर से रब किया जाता है। तो दिस कैन बिकम एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर यू। आपके लिए ये पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्यों रब किया जाता है। देख रहे हैं ना, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय, जस्ट अ सेकेंड, ये लेट मी रिमूव दिस लाइन्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। तो वाई, ये क्वेश्चन बन सकता है ना कि मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने से पहले, हीट करने से पहले सैंड पेपर से क्यों रगड़ा जाता है। तो आंसर यह है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। तो हम लोग जब सैंड पेपर से रब करते हैं, इसको रगड़ेंगे, तो इसके ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट जाएगा और मैग्नीशियम बाहर आ जाएगा। फिर उस मैग्नीशियम, एयर को तो देने की जरूरत है नहीं, एयर तो ऑक्सीजन में पहले से है। फिर उस मैग्नीशियम को जब हम लोग हीट करेंगे तो फिर वो फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और डेजलिंग कलर छोड़ना शुरू करेगा। तो हेयर क्वेश्चन कैन बी दैट व्हाई वी रब मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। बेसिक तो आंसर होगा दिस इज डन ड्यू टू रिमूव बिकॉज due to some prolonged time magnesium oxide covers the magnesium ribbon. So when we rub this sandpaper on magnesium ribbon, outer magnesium oxide layer is removed and then it starts burning. तो यहाँ पे इसी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि ये लैब एक्सपेरिमेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। तो टोंग्स लिया गया है ताकि आप सेफ्टी के लिए इसको सैंडपेपर से रब किया गया है, बर्नर पर रखा गया है, इट स्टार्ट्स बर्निंग। इसके अंदर से डेजलिंग कलर्स, कलरफुल कलर्स निकल रहे हैं और नीचे में वॉच ग्लास में एक पाउडर इकट्ठा हो रहा है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यहाँ मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और बदले में क्या दिख रहा है? डेजलिंग कलर निकल रहा है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकल रहा है। अब केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल समझ में आ गया। ये तो हम लोग लैब में करके जो देखते हैं वो है, लेकिन यहाँ वही समझाया जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ लैब में नहीं होते, ये चारों तरफ हमारे यहाँ होते हैं। आपके यहाँ जो दूध से दही बन रहा है वो केमिकल रिएक्शन है, दूध खराब हो जा रहा है वो केमिकल रिएक्शन है, खाना बन रहा है, खाना पचा रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, फर्मेंटेशन हो रहा है, रस्टिंग हो रहा है, एनीथिंग विच गोज अराउंड यू इज अ काइंड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शंस करने के लिए ये लैब में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने चारों तरफ कहीं भी देखें, आपको क्या होता नजर आ जाएगा? केमिकल रिएक्शन होता नजर आ जाएगा। तो सवाल उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये बात तो समझ में आ गई कि वी आर सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वेरेवर वी गो, वेरेवर वी सी केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंट। हम जहां कहीं भी देखेंगे, जिधर भी देखेंगे, हमें केमिकल रिएक्शंस देखने को मिल जाएंगे। सवाल उठता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ये हमें पता किस तरह से चलेगा? हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस? सो द आंसर इज वेरी सिंपल। If following changes, one or all of the following changes is seen in any substance, we can say that the chemical reaction is going on. यानी कि कैसे पहचाने कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं और कहां कहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कहा जाता है कि इनमें से एक या सभी अगर कहीं पर भी होते दिखते हैं तो आप मान लीजिए कि वहां केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इफ वन ऑफ द फॉलोइंग और ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस देन वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ precipitate, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। यदि किसी भी वस्तु में ये 5 परिवर्तन हो या 5 से अधिक परिवर्तन हो
तो आप कह सकते हैं कि उस वस्तु में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन होने की पहचान है कि या तो उसमें से कोई गैस बनकर बाहर निकलेगा, या प्रेसिपिटेट क्या होता है ये आप समझ लीजिए। सिंपल सा एग्जांपल है, आप अगर किसी सॉल्यूशन में अनडिसॉल्वेबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, बहुत अच्छा एग्जांपल है दूध। दूध एक सॉल्यूशन है, अगर हम दूध के अंदर नींबू डाल दें, एसिटिक एसिड डाल दें, तो दूध फट जाएगा और उसके अंदर खोया, वो जो पनीर है वो बाहर फ्लोट करने लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर दूध एक सॉल्यूशन है, पर अगर हम दूध में एसिड डाल दें, नींबू डाल दें, तो वो दूध फट जाएगा, और फटने के बाद क्या होता है, दूध के सॉल्यूशन में जो पनीर है वो फ्लोट करने लगता है, जो छेना है वो फ्लोट करने लगता है, तो वो क्या बन गया, प्रेसिपिटेट, अनडिसॉल्वेबल सॉलिड्स। प्रेसिपिटेट याद रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ, प्रेसिपिटेट मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ अनडिसॉल्वेबल सॉलिड्स। तो किसी भी जगह पर गैस बन रहा हो, अनडिसॉल्वेबल सॉलिड्स फॉर्म कर रहे हो, कलर बदल रहा हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, गर्म ठंडा हो जा रहा हो, या सॉलिड लिक्विड गैस में कोई स्टेट में कन्वर्जन हो रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो निम्न में से कोई एक या सभी परिवर्तन होते हो तो उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम लोग एग्जांपल्स के साथ अब पढ़ेंगे, जानेंगे। एक एक एग्जांपल। तो हमने पढ़ा था 5 कैरेक्टर्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। पहला कैरेक्टर है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि केमिकल रिएक्शन का बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर गैस कहीं भी रिलीज हो रहा है तो आप कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन है। जिसका एग्जांपल हम लोग अभी अंडरलाइन कर लिया कि अगर, दोबारा समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शन में अगर कहीं पर भी गैस रिलीज हो रहा है तो माना जाएगा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जिसका एग्जांपल है कि अगर हम लोगों ने एक इस तरह का कोनिकल फ्लास्क ले लिया, कोनिकल फ्लास्क में जिंक के ग्रैनुअल्स टैबलेट्स दाने ले लिए, पीसेस ले लिए, और उसके ऊपर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। ये जो सॉल्यूशन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डुबा दिया तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, और ये बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के बबल्स। इनको कंफर्म करने के लिए ये जो बाहर निकले, इसका भी एक टेस्ट होता है कि ये बबल्स बाहर निकलेंगे, क्योंकि गैस है ये बाहर निकलेगा। इसको अगर टेस्ट करना हो कि ये हाइड्रोजन ही है तो इसको बर्न करेंगे। अगर बर्न करेगा ये पॉपिंग साउंड के साथ तो ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन गैस हैज ए यूनिक कैरेक्टर दैट इट बर्न्स विद ए पॉपिंग साउंड। द्वारा याद रखिएगा, हाइड्रोजन हैज ए यूनिक कैरेक्टर दैट इट बर्न्स विद ए पॉपिंग साउंड। तो हाइड्रोजन की खूबी है कि वो पॉपिंग साउंड की तरफ से बर्न करता है। तो हम तो जानते ही हैं कि अगर जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये जो गैसेस निकल रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस है। आपको शंका हो तो आप जलाकर देख लें, अगर पॉपिंग साउंड हो जाएगा तो ये केमिकल रिएक्शन है। सो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो। अब ये अगला एग्जांपल है, इसको भी समझा दे रहे हैं। इसको एक मिनट रुक जाइए, रिपीट दोबारा करेंगे। चलिए अब यहां पर देखिए, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा कि जब हम लोग जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। रिलीज ऑफ गैस शोज कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब इसके बाद आगे समझिए, यहां पर एक और रिएक्शन है कि हमने केमिकल रिएक्शन कराया है सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और वहां कौन सा गैस रिलीज हुआ है, CO2 गैस। इसके अलावा आप देखिए अगला रिएक्शन है, मैग्नीशियम को रिएक्ट करा रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो भी कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो 3 रिएक्शंस आपने पढ़ लिए। एक रिएक्शन है, ध्यान से देखिए, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब दोबारा समझिएगा, आपने समझ लिया है कि गैस बना है तो मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक था जहां जिंक को एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, हाइड्रोजन गैस निकल गया। दूसरा नंबर रिएक्शन था, दूसरा एग्जांपल था कि मैग्नीशियम को जब डाले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में तो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया। और तीसरा था कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ये दूसरा था, और तीसरा था कि अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट को डाल दें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो ये तीनों एग्जांपल्स में क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि तीनों रिएक्शंस में गैस रिलीज हुआ है, और गैस रिलीज होने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब यहां पे ये प्रेसिपिटेट का मीनिंग बताए हैं, हमने आपको बता दिया है कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड फॉर्म कर जाए तो उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो अब हमें जानना है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म करने, आपने समझ लिया है कि कभी भी किसी सॉल्यूशन में अचानक से
अनडिसॉल्वेबल सॉलिड अगर बन जाए, याद रखें अगर कभी भी किसी भी रिएक्शन में किसी भी सॉल्यूशन में अनडिसॉल्वेबल सॉलिड फॉर्म कर जाए तो उसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अनडिसॉल्वेबल solids in a solution, then it is known as precipitation, and whenever there is precipitation we can clearly tell that chemical reaction is going on। precipitate बनने का मतलब है कि chemical reaction हो रहा है, और इसका एग्जाम्पल है बेसिकली अभी आप ये जो पढ़ रहे हैं ये जितनी सीरीज चलेंगी अब यहाँ से इस जगह से एग्जैक्टली यहाँ से हमने समझ लिया केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टीज क्या हैं। अभी यहाँ से जितनी सीरीज चल रही है एग्जांपल्स के साथ है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड इट। ये सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कैन कम इन एग्जाम, तो आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है रिवीजन कर करके। केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, यहाँ पे दिया हुआ प्रेसिपिटेशन फॉर्म का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड में लेड नाइट्रेट डालें तो येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है जो कि लेड आयोडाइड का है। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस येलो प्रेसिपिटेट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यहाँ वही दिखा रहा है कि आपने व्हेन कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इज मिक्स्ड विथ पोटेशियम आयोडाइड, ये कलरलेस लिक्विड में पोटेशियम आयोडाइड मिलाए तो येलो येलो ये जो सॉलिड्स बन रहे हैं ये बेसिकली है लेड आयोडाइड, और ये बेसिकली प्रेसिपिटेशन है, और प्रेसिपिटेशन इसका एग्जांपल है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे वही दिया गया है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाला, येलो प्रेसिपिटेट बन गए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड को मिक्स कीजिए तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा बेरियम सल्फेट का। तो इसमें भी दो एग्जांपल थे, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। तीसरा है चेंज इन कलर, अगर कभी भी किसी भी वक्त केमिकल में कलर चेंज हो जाए तो आप मान सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने आता है अब कि जब साइट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में डालते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सब आपको याद रखना होगा, है ना। जब साइट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो पर्पल कलर, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है पर्पल, पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डिसअपीयर्स, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है और वो पर्पल होता है, आपको पता है वो पर्पल कलर डार्क पर्पल कलर बनाता है, और उसमें अगर साइट्रिक एसिड डालें तो वो कलरलेस हो जाता है। तो ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो ये याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट में एसिड साइट्रिक एसिड डालने से वो कलरलेस हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। तो वही चीज यहाँ पे समझाया गया है। दूसरा एग्जांपल है टेक अ डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अच्छा, ये उसी रिएक्शन को आगे बढ़ाया गया है, कोई इश्यू नहीं। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर लेमन जूस डालें, लेमन जूस मतलब वही साइट्रिक एसिड, और उसके लेमन में साइट्रिक एसिड ही रहता है नींबू के अंदर में, और उससे कलर निकल जाएगा। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है इज पास थ्रू पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, तो ऑरेंज कलर चेंजेस इनटू ग्रीन कलर। ये चीज याद रखिएगा। ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया। पहला एग्जांपल नंबर ये था साइट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट में डाल रहे हैं तो वो जो है आपका कलर चेंज हो गया। तो ये याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट में के सॉल्यूशन में अगर हम लोग डालते हैं साइट्रिक एसिड तो कलर चेंज हो जाता है और वो कलरलेस हो जाता है। दूसरा एग्जांपल हमने पढ़ा कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में डालें तो उसका कलर शुरू में ऑरेंज था, बाद में ग्रीन हो गया। ये एक्सपेरिमेंट वही है। ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन जो इनिशियली किस कलर का था, ऑरेंज कलर का था, ये शुरू में था। इसके अंदर हमने डाला कौन सा गैस, इसके अंदर हमने डाला सल्फर डाइऑक्साइड गैस, है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस डालने के बाद ये क्या हो गया, ग्रीन। तो व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज एडेड टू पोटेशियम डाइक्रोमेट इट चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ये भी केमिकल रिएक्शन है। चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। जब किसी भी वस्तु का टेम्परेचर चेंज होगा तो भी केमिकल रिएक्शन है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बर्निंग। कोई भी चीज अगर जलता है तो वो केमिकल रिएक्शन है। जैसे दो तरीके के केमिकल होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। चेंज इन टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हीट अगर एमिट करे
तो एक्सोथर्मिक, और हीट अगर एब्जॉर्ब करे तो एंडोथर्मिक। तो हीट गिविंग इज नोन एज एक्सोथर्मिक और हीट टेकिंग इज नोन एज एंडोथर्मिक। तो ऐसा करते हैं, आज हम लोग इसी जगह पे ब्रेक लेते हैं, अगली क्लास में इस टॉपिक से दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो टिल टुडे वी हैव डन टॉपिक नंबर 3 बिकॉज आई कैन सी दैट वीडियो इज गेटिंग एक्सटेंडेड, तो एक दिन में बहुत सारा कंटेंट देना ठीक नहीं होगा। सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, पार्ट 2, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 4 and we will have also have a quick revision of this. So thanks for watching the video, kindly keep revising it and see entire series. जब आप देखते हो तो पूरा सीरीज देखिए तो आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। Thank you for attending the class. Thanks a lot.